बेसिकली जो कोड, आपका नाम क्या है? नबील भाई ने जो कोड लिखा था वो ये था। इसमें हो क्या रहा है, बेसिकली फॉर का लूप स्टार्ट किया, आई इक्वल टू जीरो, यानी कि हमने इनिशियलाइज करवा दिया जीरो से, ये हमारा एक तरह से काउंटर वर्क कर रहा है। ठीक है, वो कोई मसला नहीं है, अगर आप वन से स्टार्ट करोगे तो वो एक ही बात है। इशू आएगा ना कि लेंथ हमारी 5 होगी और इंडेक्स 4 होगी। लेकिन यहाँ स्टार्ट भी तो वन से किया था उसने, अच्छा, तो एक ही बात है। ठीक है, हालांकि अब आई में क्या पड़ा है, बेसिकली जीरो चल रहा है यहाँ पे। आई चला रहे कब तक चलेगा भाई, जब तक स्टूडेंट की लेंथ से एक कम, क्योंकि अगर स्टूडेंट की लेंथ 4 है तो इसका मतलब उसमें इंडेक्स कितने होंगे, 3 इंडेक्स होंगे, 0 1 2 3, क्योंकि इंडेक्स नंबर स्टार्ट होते हैं 0 से, सही है, और लेंथ से एक कम होते हैं। कल आप डिटेल में बात की थी इसके ऊपर मैंने कि लेंथ से एक कम होते हैं इंडेक्स, बताया था ना भाई, बताया था नहीं बताया था, बताया था। ठीक है, तो अब आई में काउंटर चल रहा है, लेकिन हमें आई थोड़ी चाहिए, हमें उस आई पर कौन सा एलिमेंट मौजूद है वो चाहिए, यानी यहाँ पे आई एज अ इंडेक्स वर्क कर रहा है। ऐसी है भाई, आई क्या है, इंडेक्स वर्क कर रहा है। अगर मैं आई को प्रिंट करूं, देखिए आई में आ क्या रहा है, आई के अंदर आ रहा है 0 1 2 3, मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे इनके ऊपर जो एलिमेंट है, इन इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट पड़ा है मुझे वो चाहिए। अब इंडेक्स से एलिमेंट गेट कैसे करते हैं, आपको बताया थोड़ी देर पहले मैंने ऊपर ये, कि इंडेक्स से एलिमेंट गेट करने का ये तरीका है। तो आप सिंपल करेंगे, इस आई के बजाय आप कहेंगे भाई कि स्टूडेंट्स का ith एलिमेंट उठा के ले आओ। क्लियर है, ये बहुत सिंपल सा टास्क है जो आपको आना चाहिए हर हाल में, कि एक एरे के ऊपर लूप कैसे लगाया जाता है। सही है, कोई सवाल? सर मुझे एक बात समझ नहीं आई। सर हमने स्टूडेंट लेंथ की जगह फोल्ड वन बाय वन, वन बाय वन पूछो, क्या कह रहे हो? लेस देन इक्वल टू का ये मुझे सीन समझ देखें, नहीं। अगर मैं इसको वन कर दूं यहाँ पे, सही है, और मैं कर दूं इसको लेस देन इक्वल टू, तो हमारी इंडेक्स है ना वो जीरो स्किप हो जाएगा। ऐसे ही स्किप हो जाएगा। तो जीरो तो हमें तो सारे है कि सारे तो कैरेक्टर। जब भी तो मैंने आपको बताया था, याद करें लूप में मैंने कहा था ना कि अपनी वन से वाली आदत ना डालें शुरू से, इसको स्टार्ट लें जीरो से, चाहिए। ये इसलिए मैंने बताया था आपको स्टार्ट में। देखिए वो जीरो, ये लेस देन इक्वल टू कर दिया हमने, इस वक्त हमारा एरर आएगा इसमें, क्योंकि इक्वल टू जो इसका जो लास्ट इंडेक्स तक चलेगा, जो कि हमारे इंडेक्स में है ही नहीं, ये 4 तक चलेगा, इसका आउटपुट में एरर आएगा आपके पास, अनडिफाइंड, सॉरी, मतलब कि वो कह रहा है कि यहाँ पे कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। तो हम जब भी, बस सिंपल, इसको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं जीरो से किसी भी चीज़ को, यही कह रहा था, उसमें ये था कि लूप तो पूरा चलता लेकिन एलिमेंट सारे प्रिंट नहीं होते। अगर मैं इसको वन से स्टार्ट कर दूं और लेस देन इक्वल टू कर दूं इसको मैं, तो आई थिंक लूप पूरा चलेगा लेकिन एलिमेंट सारे प्रिंट, अच्छा लूप रुक रहा है, जीरो स्किप हो जाएगा। सही है, जीरो स्किप हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। सही है, अनडिफाइन आएगा। अच्छा, दूसरा स्टूडेंट डॉट लेंथ की जगह पे हम इंडेक्स टारगेट कर सकते हैं यहाँ पे। इंडेक्स में करोगे टारगेट, वैसे हो सकती है तो ज़्यादा इजी हो जाएगा हमारे लिए। स्टैटिक हो जाएगा ना वो, लेकिन सर क्या आएगा अगर वो लिखे इंडेक्स फोर लिखा है इंडेक्स क्या चीज़, इंडेक्स एरे की जो इंडेक्स है, हमें कंडीशन में अगर एरे की इंडेक्स डालनी है तो उसके लिए क्या मतलब तरीका तो होगा? ऐसा क्या, आपको ऐसी ज़रूरत आएगी नहीं। आप देखें यहाँ पे ना कोई स्टैटिक नंबर डालेंगे, 10 डालेंगे, ये वो है कि आपका लूप कितनी दफ़ा चलेगा वो बता रहे हैं आप यहाँ पे। तो वो इंडेक्स कैसे हो सकता है, वो इंडेक्स तो एक 1 होगा, 0 1 2 ये होगा। नहीं, जैसे हमने लेंथ डाली ना एरे की, ऐसा इंडेक्स कर रहा हूँ। इंडेक्स डाल दो आप, लेकिन बात हुई ना कि स्टैटिक हो जाएगा ना ये। आपने यहाँ पे 5 डाल दिया, स्टूडेंट्स के अंदर कल को आके मैंने और 10 एलिमेंट ऐड कर दिए, तो आपका कोड तो ब्रेक हो गया। तो सिर्फ 5 तक ही चलना है, उसको आपने रिस्ट्रिक्ट कर दिया उसको 5 तक। तो इसलिए ये कभी भी नहीं करते, हम डायनेमिक रखते हैं अपने कोड को। हम जब भी कोड लिखते हैं हम लिखते हैं डायनेमिक, कि वो कोड में जैसे भी कुछ भी हो जाए हमारा कोड ख़राब ना हो, हमारा कोड ब्रेक ना हो। ये तो स्टैटिक कर दिया मैंने इसको। तो हम नॉर्मली हमेशा स्टूडेंट्स की लेंथ ही लेते हैं ताकि कोड डायनेमिक रहे। समझ में आ रही है बात? ठीक है, तो ये हमने एरे पे लूप लगा दिया। अब इसमें आप देखें थोड़ा सा आपको ना, थोड़ा यानी कि बहुत ज़्यादा सोचना पड़ रहा है और थोड़ा कॉम्प्लेक्स है ये। मतलब आप सोच रहे हैं क्या, इनिशियलाइज भी आप खुद कर रहे हैं, आपने कंडीशन भी खुद सेट करी कि यार क्या कंडीशन लगाऊं कि पूरा करे, इंक्रीमेंट भी आप दे रहे हैं। ऐसी है ना भाई, इसमें सारे काम आपको खुद करने पड़ रहे हैं। अब जावास्क्रिप्ट में एरे में क्या है, इसके लिए एरे ने एक मेथड बना के दे दिया आपको, एक फंक्शन बना के दे दिया, इसका नाम है फॉर ईच। फॉर ईच क्या है, एरे का एक मेथड है। ये बात याद रखिए, फॉर ईच लूप नहीं है। फॉर ईच क्या है, एरे का एक फंक्शन है जो कि एरे पे लूप लगाता है। सिंपल, पहले देख लें फिर लिखिएगा, पहले देख लें। अब ये जो मैंने काम किया है मैं इसी काम को करूंगा, लेकिन आप देखिएगा कितना आसान कोड हो जाएगा यहाँ पे, कितना इजी कोड हो जाएगा।
कि आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, सारा काम एरे करके देगा आपको। बस आपको ये बताना पड़ेगा कि भाई मुझे किसके ऊपर फॉर ईच लगाना है, यानी किसके ऊपर लूप करना है। तो हम जो सेकंड चीज पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, फॉर ईच। ये करता क्या है भाई, लूप ऑन एरे, एरे पे लूप चलाता है। लेकिन ये खुद लूप नहीं है, ये क्या है, एरे का एक मेथड या फंक्शन है, खुद लूप नहीं है ये। भाई मैंने लिखा है यहाँ स्टूडेंट्स पे आओ, जरा सेंटेंस देखें जरा क्या है। स्टूडेंट्स पे आके फॉर ईच, सही है। फॉर ईच क्या करता है, आपके पास एक कॉल बैक फंक्शन लेता है। अब ये कॉल बैक फंक्शन क्या होता है भाई, ये बहुत डिटेल में टॉपिक है आगे, लेकिन अभी के लिए आप सिर्फ इतना समझ लें कॉल बैक फंक्शन का मतलब क्या है कि एक फंक्शन के अंदर मैं कोई दूसरा फंक्शन पास कर रहा हूँ, ये कॉल बैक फंक्शन है। क्या मतलब इस बात का भाई, फॉर ईच खुद एक फंक्शन है, क्या पहचान है भाई फंक्शन है, ब्रैकेट पहचाने के फंक्शन है। मैं इसके अंदर एक और फंक्शन पास कर रहा हूँ। अब फंक्शन अभी आपने पढ़े नहीं, लेकिन आपको आइडिया थोड़ा बहुत मैं बता दे दूंगा फंक्शन क्या होते हैं। फंक्शन बेसिकली हम बनाते कैसे हैं, हम फंक्शन का कीवर्ड लगाते हैं यहाँ पे एक, सही है। फंक्शन में कोई नाम होता है और वो इस तरह डिफाइन होता है। फंक्शन बेसिकली क्या है, आप यूँ समझे कि एक ब्लॉक है जिसके अंदर आप कोड रख देते हैं और उसको फिर हम बार बार यूज़ करते हैं, रीयूज़ करने के लिए होता है। ठीक है, अभी डेप में नहीं जाना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे टॉपिक है पूरा इसका, तो मैं भी जाना नहीं चाह रहा डेप में इसकी। बस अभी के लिए इतना समझ लें कि एक फंक्शन का एक ब्लॉक है जिसके अंदर हम कोड रखते हैं और उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हैं हम लोग। अभी के लिए बस ये समझ लें। बनता कैसे भाई, ये बनता है ऐसे कि फंक्शन में कीवर्ड लगाएंगे यहाँ पे, अब फंक्शन में कोई नाम होता है। अब कुछ ऐसे फंक्शन भी होते हैं जिनमें कोई नाम नहीं होता, उसे हम कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। इसको लिख लें अपने पास कि ऐसा फंक्शन जिसका कोई नाम नहीं होता, जिसका कोई नाम नहीं रखते हम, उसे कहते हैं कि वो एनोनिमस फंक्शन है। ठीक है, हम यहाँ पे एक फंक्शन पास करते हैं। फॉर ईच खुद एक फंक्शन है, अपने अंदर एक और फंक्शन पास, अपने अंदर एक और फंक्शन ले रहा है, और फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई फंक्शन पास करूं तो उसे क्या कहता है, कॉल बैक फंक्शन। इसको लिख लें जरा जल्दी जल्दी अपनी वर्डिंग में ताकि चीज़ें भूल ना जाए। लिख लें इस चीज़ों को कि फंक्शन के अंदर अगर मैं कोई एक और फंक्शन पास करूं तो जो अंदर वाला फंक्शन है उसे मैं बोलूंगा कॉल बैक फंक्शन। बाहर वाले को नहीं कहना, अंदर वाले को बोलेंगे कॉल बैक फंक्शन। बाद में फंक्शन नहीं पढ़ लेना अभी हम, वो एरो फंक्शन पढ़ाऊंगा डिटेल में जब सारी चीज़ें आएंगी। अभी बस एक टॉपिक आ गया तो बताना पड़ेगा। एनोनिमस फंक्शन, जिसका कोई नाम नहीं तो उसे कहते हैं एनोनिमस फंक्शन। तो हम फॉर ईच के अंदर एक एनोनिमस कॉल बैक फंक्शन पास करते हैं। लिख लिया सबने, जल्दी लिखें फटाफट, फिर इसको ज़रा देखें जल्दी से। इसको हमें एंड करना है आज, कोशिश मेरी है एंड हो जाए, लेकिन है काफ़ी बड़ा टॉपिक है रहेगा। लिख लिया सबने। अब यहाँ पे ना हमें कोई वैल्यू रिसीव होती है। क्या मतलब भाई, जैसे कि मैं, और उसको आप किसी नेम से, बेसिकली होता ही है फॉर ईच, मैंने बताया था ना आपको, फॉर ईच क्या है, एरे का एक मेथड है और ये करता क्या है, एरे पे लूप करता है। अब लूप में आपने देखा होगा जब लूप चलता है, इस आई, जैसे आई में लूप चला रहा हूँ मैं, तो मुझे हर दफ़ा आई में नया नया इंडेक्स मिल रहा होता है। आई में क्या होता है, हर दफ़ा क्या मिल रहा होता है, नया इंडेक्स मिलेगा ना। फर्स्ट टाइम आई में 0 होता है, सेकंड टाइम 1 हो जाता है, थर्ड टाइम 2 हो जाता है। तो ऐसे फॉर ईच के अंदर हर दफ़ा नई नई वैल्यू मिलती है। कौन सी नई नई वैल्यू, जिसके ऊपर लूप हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं लूप कर रहा हूँ स्टूडेंट के ऊपर, तो फॉर ईच में फर्स्ट टाइम मुझे काजिम मिलेगा डायरेक्ट, मुझे कोई नहीं बताने की नीड नहीं है कि भाई स्टूडेंट्स के अंदर जाओ और आई पास करो एलिमेंट निकालने के लिए। यहाँ मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट मुझे हर दफ़ा फर्स्ट पे काजिम मिलेगा, हसान मिलेगा, सेकंड पे फिर आरिफ मिलेगा, हर दफ़ा मिलेगा। वो मिलेगा कहाँ पे, वो आपको यहाँ मिल रहा होता है इसके अंदर। अब इसको अगर मुझे रिसीव करना है तो कोई नाम देना पड़ेगा उसको, कोई नाम से रिसीव करूंगा ना, वरना ऐसे कैसे रिसीव कर लूँ। अब नाम आपके ऊपर, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं। आप क्या दे सकते हैं उसको, कोई भी अपनी मर्जी का नाम दें उसको आप। जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया फॉर एग्जांपल एलिमेंट, लेकिन नेम की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं। अब मैं कह रहा हूँ कि इस एलिमेंट के अंदर क्या मिल रहा है आपको, हर दफ़ा इंडेक्स नहीं मिल रहा, पूरा डायरेक्ट एलिमेंट मिल रहा है, डायरेक्ट एलिमेंट मिल रहा है। ज़रा इसको मैं कंसोल करवाता हूँ, पूरा एलिमेंट मिल रहा है, पार्ट्स नहीं मिल रहा है, पूरा पूरा एलिमेंट मिलेगा। मैं इसको कंसोल करवाता हूँ तो आपको बात समझ में आएगी। ठीक है जी, तो कोई बात करनी बस सर।
पानी नहीं आ रही। अब ये एलिमेंट मैं आपसे कह रहा हूँ कि भाई आपको हर दफ़ा कोई नया एलिमेंट मिलेगा। अब आप कह रहे हैं सर मैं कैसे मान लूँ, क्या प्रूफ है इस चीज़ का? प्रूफ ये कि अगर मैं कंसोल करता हूँ इसको एलिमेंट को, क्या आ रहा है इसके अंदर? पूरे आ गई एरे वही जो लूप से आ रही थी। अब आप देखे जरा कितना आसान कोड हो गया यहाँ पे। मैं दोबारा बताता हूँ, कोड कितना इजी हो गया यहाँ पे। ना मुझे कोई इनिशियलाइज करने की जरूरत है, ना मुझे कोई कंडीशन देने की जरूरत है, सब इसका हेडिंग है, मेरा कोई काम ही नहीं है। दोबारा बता देता हूँ इसके पीछे क्या हो रहा है। आपने सिंपल क्या करना है, फॉर ईच पहले समझ लें एरे का एक फंक्शन है, एक मेथड है जो क्या करता है, एरे पे लूप करता है। फॉर ईच खुद लूप नहीं है, फॉर ईच एक मेथड है, एरे का एक फंक्शन है। जिस तरह बाकी पोश है, पॉप है, इस तरह फॉर ईच भी एक फंक्शन है जो कि एरे पे लूप कर रहा होता है बिहाइंड द सीन्स। अगर मुझे कहीं भी एरे पे लूप चलाना है तो मैं फॉर लूप नहीं लगाऊंगा बास के पास से, मैं क्या यूज करूंगा, फॉर ईच यूज करूंगा। अब ये बिहाइंड द सीन क्या कर रहा है, ये पहले देखते हैं इसको डिफाइन कैसे करते हैं। इसको डिफाइन कैसे करते हैं, आप जिस एरे पे लूप लगाना चाह रहे हैं, जिस एरे पे फॉर ईच चलाना चाह रहे हैं, आप उस एरे का नाम लिखें, डॉट करके फॉर ईच लगाएं। अब जैसे ही आपने डॉट फॉर ईच लिखा ना, इस स्टूडेंट में जो भी एरे है उसके अंदर जो एलिमेंट्स है उसका ऑटोमेटिकली कनेक्शन बन चुका है इस फॉर ईच से। यानी कि जैसी फॉर ईच को आपने यहाँ पे फंक्शन के ब्रैकेट्स ऑन करे, एरे के सारे एलिमेंट वन बाय वन फॉर ईच के अंदर जाना शुरू हो गए बिहाइंड द सीन। आपको नहीं दिख रहा लेकिन वो जाना शुरू हो गया, वहाँ उसका लिंक बन चुका है ऑलरेडी। अब मुझे बस रिसीव करने की देर है। रिसीव कैसे करते हैं, एक्सेस करना है। रिसीव कैसे करते हैं, फॉर ईच अपने अंदर एक कॉल बैक फंक्शन लेता है, एनोनिमस फंक्शन पास किया मैंने। अब फंक्शन के जब ये डिफाइन कर रहे हैं, आप यहाँ पे कोई नाम लिखोगे जिससे रिसीव करना है आपको। अब वो नाम कुछ भी हो सकता है, आपकी मर्जी है, आप किसी भी नेम से रिसीव करो उसको। बस जिस नेम से यहाँ पे उठाओगे उसी नेम से आपने यहाँ पे फिर कॉल भी करवाना पड़ेगा। कुछ भी लिख दो, अपना नाम लिख दो यहाँ पे, वो भी चल जाएगा। पूरा कंप्लीट एरे रिसीव होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने कहा इस फंक्शन के अंदर आपको एरे के जितने भी एलिमेंट हैं वन बाय वन वो रिपीट होंगे जी। यानी वही इंडेक्स वाइज हो गया ना, इंडेक्स, एरे की सारी इंडेक्स मिल रही है ना। इंडेक्स नहीं मिल रही, इंडेक्स पे मौजूद वैल्यूज मिल रही। अच्छा देखें एक और चीज़ यहाँ पे, यहाँ देखो एक और चीज़, दो यहाँ पे एक चीज़ नहीं मिली, दो चीज़ें मिल रही होती हैं आपको। एक तो एलिमेंट मिल रहा है यहाँ पे, दूसरे सेकंड पे आपको यहाँ पे एक इंडेक्स भी मिल रहा होता है। अगर मैं यहाँ कंसोल करवाना, इंडेक्स में क्या मिल रहा है मुझे, आपको इंडेक्स नंबर भी मिल रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आपको फॉर ईच में दो चीज़ें मिल रही होती हैं, एक एलिमेंट और एक इंडेक्स। नेम का कोई मसला नहीं है, बस जिस नेम से ऊपर उठाओगे उसी नेम से भी कंसोल भी करवाना पड़ेगा आपको। जैसे मैंने इंडेक्स है ना, मैं कुछ भी लिख सकता हूँ। मैं यहाँ पे लिख दूँ भाई फॉर एग्जाम्पल काउंटर लिख दूँ यहाँ पे, मैं यहाँ पे इंडेक्स ही रिसीव होगा। यहाँ पे काउंटर लिख दूँगा, यहाँ पे मुझे सेम लिखना पड़ेगा फिर। यानी जिस नेम, ये समझ लें कि इसमें मैं ये उठा रहा हूँ इस नेम से, अब जिस नेम से उठा रहा हूँ फिर उसी को आगे पास करना पड़ेगा ना भाई। तो बस ये आपको तब भी सेम ही आएगा, नाम का कोई मसला नहीं है, ये नेमिंग कन्वेंशन आपके अपने ऊपर। ठीक है, कोई सवाल? फॉर ईच समझ में आ गया। लेकिन हम नॉर्मली यहाँ पे ना एलिमेंट और इंडेक्स ही रखते हैं ताकि समझने में आसानी हो। है देखो ना, आसान है ना, इसलिए यूज कर रहे हैं फॉर ईच। देखें आप करना चाहे कर सकते हैं, लेकिन अपने लिए मुश्किलात पैदा क्यों करें आप बिल्कुल, जब एक चीज़ आसान चीज़ आपको बना के दे दी है आप उसको यूज़ करें। सही है, ये आपके पास तरीका है एक। ES 5 6 का चक्कर नहीं है यहाँ पे, ये एरे के मेथड ये 5 में ही आ गए थे सारे, 5 में भी मौजूद था ये। अब सब ES 6 ही चल रहा होता है यहाँ पे। अब तो काफ़ी आ गए, 7 8 9 10 आगे भी आ गई हैं। लेकिन मेन जो है ना, मेन अब आगे में बेसिकली क्या है कि छोटी मोटी चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। मेन जो एक बड़ा चेंज आया था ना जावास्क्रिप्ट की हिस्ट्री में, वो आया था ES 5 और 6 में, ये बड़ा चेंज था। अब जितने भी ES 7 8 9 जो भी हैं, सब ES 6 से ही कुछ ना कुछ चीज़ें अपग्रेड करते करते नया नया वर्जन बन रहा है। ये बेसिकली इस तरह है। ES 6 और 5 दोनों आने चाहिए, क्योंकि नॉर्मली यूज़ अगर कोई प्रोजेक्ट स्क्रैच से बन रहा होता है ना तो उस पर तो ES 6 चीज़ लगाते हो आप स्क्रैच, क्योंकि आप जब स्टार्ट करो नई चीज़ खुद से स्क्रैच से, तो आप ज़्यादा एडवांस चीज़ यूज़ करोगे जो करंट चल रही है। लेकिन कुछ प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जो पुराने प्रोजेक्ट होते हैं, जो पुराने लोगों ने बनाए होते हैं, तो वहाँ पे ES 5 लगी हुई होती है। अब आपने उसके कोड को समझ के उससे मॉडिफाई करना होता है, तो वो जब भी कर पाओगे जब आपको पुरानी जावास्क्रिप्ट आती होगी।
तो इसलिए ES5 का मैं बता रहा हूँ पढ़ाते हुए कि भाई ये ES5 की चीज़ है, ये ES6 की चीज़ है। देखें डिपेंड करता है, PHP लारावेल भी चलती है और Node.js भी चल रही होती है। ऐसे तो बहुत .NET भी बहुत चल रही है ऐसे तो डिपेंड कर होता है क्या आपके पास एप्लीकेशन है। भाई डिपेंड करता है सिनेरियो। अगर आपके कोई ऐसी आप बना रहे हो, सिक्योरिटी वगैरह आपकी बहुत कंसर्न है, आपकी बैंकिंग सेक्टर बना रहे हो, बैंक की जितनी भी एप्लीकेशन होती हैं वो एक भी जावास्क्रिप्ट पे नहीं होती। तो जावास्क्रिप्ट जो है ना सिक्योर लैंग्वेज में नहीं आती। क्यों? इसके अंदर बग्स बहुत सारे हैं। बग्स क्या हैं भाई? मतलब जावास्क्रिप्ट में जो फॉल्स है वो तो फॉल्स है ही, जीरो भी फॉल्स है यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स है यहाँ पे। तो ये बहुत सारे ना कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट जावास्क्रिप्ट में बहुत हैं। तो जावास्क्रिप्ट कभी भी जो है वो सिक्योरिटी की जितनी भी चीज़ें हैं ना वहाँ कभी भी यूज़ नहीं करते, बहुत कम, बहुत अवॉइड करते हैं। वहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जावा चलती है, .NET चल रही होती है। .NET सिक्योरिटी के लिए बहुत अच्छी होती है। सिक्योरिटी की जितनी भी चीज़ें .NET में बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो गई हैं। PHP में लारावेल अभी चल रहा है। CI इसका एक फ्रेमवर्क था, कोड इग्निटर, वो तो बेकार हो गया, उस पर बहुत काम भी अब नहीं होता। लारावेल अभी थोड़ा टॉप पे चल रहा है। जावास्क्रिप्ट ना थोड़ी सिक्योर उसमें नहीं, इन्वायरमेंट में आपको कहीं भी बहुत कम देखने को मिलेगी सिक्योर इन्वायरमेंट में। जावास्क्रिप्ट है वेब की किंग। वेब पे आपको जावास्क्रिप्ट ही दिखेगी हर जगह, चाहे फ्रंट एंड हो चाहे बैक एंड हो। इवन मोबाइल एप्लीकेशन भी अगर बात कर रहे हो, एक्सेप्ट सिक्योर जो आपके पास एरियाज हैं उनके हिसाब से। जी फेसबुक जावास्क्रिप्ट, कोर जावास्क्रिप्ट। अब जावास्क्रिप्ट भी बहुत सारी टाइप्स हैं भाई, बाद में पढ़ लेंगे, टॉपिक से हट जाएंगे, अभी बहुत सारी चीज़ें करवानी है। जावास्क्रिप्ट में ना बहुत चीज़ें, एक है कोर जावास्क्रिप्ट जिससे कहते हैं वनीला जावास्क्रिप्ट। आपने एक नाम सुना होगा, वनीला जावास्क्रिप्ट क्या है? कोई अलग से जावास्क्रिप्ट नहीं, कोर जावास्क्रिप्ट को हम वनीला जावास्क्रिप्ट कहते हैं। अब जावास्क्रिप्ट की जो गलत मैंने बताया इस तरह के बग जावास्क्रिप्ट में बहुत सारे जो कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे होते हैं बेसिकली। जैसे जीरो मैंने मिसाल दी, छोटी सी फॉल्स की मिसाल दी कि फॉल्स तो फॉल्स है ही, जीरो भी फॉल्स है यहाँ पे, एम्प्टी स्ट्रिंग भी फॉल्स है यहाँ पे। तो इस तरह के बहुत कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट हैं जावास्क्रिप्ट में। तो जावास्क्रिप्ट की जो गलतियाँ सुधारने के लिए एक लैंग्वेज आई है जिसे कहते हैं टाइपस्क्रिप्ट। तो अब टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करते हैं। अगर आपने जावास्क्रिप्ट लगानी है ना, आपको मजबूरी है क्या, जावास्क्रिप्ट पे ही करना है काम, तो उसके लिए जावास्क्रिप्ट में हम टाइपस्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। टाइपस्क्रिप्ट ने सारी जो जावास्क्रिप्ट के बग्स थे ना उनको सही कर दिया। जैसे जितनी भी गलतियां जावास्क्रिप्ट में थी वो सारी टाइपस्क्रिप्ट में सही हो गई हैं। टाइपस्क्रिप्ट का थोड़ा बहुत टेस्ट है जावा वाला। जिन लोगों ने जावा पढ़ी है ना वो टाइपस्क्रिप्ट बहुत इजीली समझ सकते हैं। जावा का टेस्ट, जावा का फ्लेवर आता है थोड़ा सा वहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, कि वहाँ पे जिस तरह वेरिएबल्स बनाने का तरीका बिल्कुल डिफरेंट होता है। एरे का बिल्कुल, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी एरे की, यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट में भी एरे वैसे ही बनता है। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि टाइपस्क्रिप्ट में काफ़ी इंप्रूव हो गई हैं। अब जावास्क्रिप्ट स्टेबल हो गई है आगे। पहले जावास्क्रिप्ट स्टेबल नहीं थी, सिर्फ वेब पे यूज़ करते थे लोग इसको, वैसे सिक्योरिटी के चक्कर में यूज़ ही नहीं करते थे, इस अनस्टेबल थी। अब स्टेबल हो गई जब से टाइपस्क्रिप्ट आया। जावा चलती है, C# चलती है और .NET चलती है बैकएंड वगैरह में। हाँ .NET C# भी तो है, माइक्रोसॉफ्ट की है। टाइपस्क्रिप्ट माइक्रोसॉफ्ट की तो नहीं है, माइक्रोसॉफ्ट की है। नहीं फ्री है, हाँ फ्री ऑफ कॉस्ट है, ओपन सोर्स है, सब चीज़ें ओपन सोर्स है सारे। जैसे रिएक्ट ओपन सोर्स है, आपको बाय नहीं करना पड़ता। एंगुलर अब जाके ओपन सोर्स हुआ है तो ओपन सोर्स है। खैर फॉर ईच क्लियर है भाई? कोई सवाल? थोड़ा ज़रा स्पीड पकड़ते हैं। अब फॉर ईच से ही मिलता जुलता एक और है जो कि, अच्छा फॉर ईच ES5 में था। अब जब ES6 आई तो ES6 ने एक नया मेथड फेंका। काम क्या है, दोनों सेम ही कर रहे हैं, ये भी लूप ही करता है, लेकिन इसने क्या करा, थोड़ा सा और एक एडवांस नई चीज़ दी। वो क्या चीज़ दी भाई, मैं आपको बताता हूँ। सेम काम करने के लिए एक और मेथड आया जिसका नाम था, ये ES6 के अंदर आया था, जो रिएक्ट में हमें समझ ले यही हर जगह ये यूज़ करना है हमें। रिएक्ट, जब भी रिएक्ट में आप कोई भी अगर काम करवाना चाह रहे हैं लूप का, आप ना तो फॉर लूप लगाते हैं वहाँ पे रिएक्ट में, ना आप फॉर ईच यूज़ करेंगे, आपको सिर्फ यही यूज़ करना है यहाँ पे। जी हाँ हाँ रिकॉर्डिंग ऑन है। इसका नाम है भाई मैप, ठीक है, मैप। अब क्या करते हैं भैया, क्या डिफरेंस होता है फॉर ईच और मैप में? भाई सवाल भी होता है ये कि क्या डिफरेंस है फॉर ईच और मैप में। दोनों का जो बेसिक काम है ना वो सेम है। क्या काम है दोनों का? लूप लगाना, एरे पे लूप लगाना। इसको कैसे डिफाइन कर रहे होते हैं बेसिकली, जैसे फॉर ईच को डिफाइन करते हैं, सेम वही तरीकेकार है इसका। एरे का नाम लिखा आपने डॉट मैप,
ये भी एक अपने अंदर क्या लेता है, कॉल बैक फंक्शन लेता है भाई, फंक्शन एनोनिमस फंक्शन पास किया मैंने यहाँ पे। यहाँ भी मुझे इसके पैरामीटर में वही दो चीज़ें मिलती हैं, एक एलिमेंट और इंडेक्स। और अगर मैं इसको कंसोल करवाता हूँ, ज़रा आउटपुट देखिएगा ज़रा क्या आ रहा है। पर फंक्शन तो यहाँ कोई भी यूज कर सकता है, एरो फंक्शन वगैरह। अभी हमने फंक्शन को पढ़े नहीं है, तो अभी हम इस सिंपल फंक्शन की बात कर रहे हैं। वैसे यहाँ पे अब ये फंक्शन नहीं, एरो यूज़ होता है, एरो यूज़ होता है, लेकिन अभी हमने फंक्शन पढ़े नहीं है, तो इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा डिटेल में जाके ज़्यादा। ठीक है भाई, क्या दोनों को लिखने का तरीका कोई से फ़र्क है? सिर्फ नाम के अलावा बाकी तो कोई डिफरेंस नहीं है दोनों में, ऐसी है ना भाई। देखते हैं क्या पता आउटपुट में डिफरेंस हो कोई ना कोई। जब भी तो भाई एक नई चीज़ आई है तो कुछ डिफरेंस तो होगा ना। ये ऐसे थोड़ी कोई इनका दिमाग खराब थोड़ी है कि कुछ नया निकाल के फेंक दिया, ऐसे कुछ डिफरेंस होगा, ऑब्वियस सी बात है। चेक करते हैं, कोई डिफरेंस है? कोई डिफरेंस नहीं है भाई, तो फर्क क्या है? बहुत बड़ा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, जरा एक चीज देखिएगा यहाँ पे। मैं ये कंसोल नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूं भाई जो भी चीज है ना उससे रिटर्न करो। रिटर्न का आपको पता है रिटर्न क्या करता है? अब असल में फंक्शन अभी हमने पढ़े नहीं है, ये सारी फंक्शन की चीज़ है। मैं थोड़ा सा आपको आइडिया दे देता हूँ। रिटर्न जैसे कि जावास्क्रिप्ट में लूप में क्या होता था, ब्रेक, मैं ब्रेक यूज़ करता था लूप को रुकवाने के लिए। फंक्शंस के अंदर अगर मुझे किसी भी फंक्शन पे किसी स्पेसिफिक लाइन ऑफ कोड पे आके फंक्शन को रुकवाना है तो मैं यूज़ करता हूँ रिटर्न। यानी कि अगर रिटर्न के आगे कुछ भी लिखा हुआ है, देखिए इसका कलर ऑलरेडी लाइट हो गया, देखे ना कलर लाइट हो गया, इसका मतलब क्या है, ये कभी भी इस लाइन पे आएगा ही नहीं। ये काम कर रहा है ब्रेक की तरह। यहाँ पे जैसे इस लाइन पे आया इसने लेकर रिटर्न लिखा हुआ है, फंक्शन से बाहर निकाल देगा। जैसे वो लूप से बाहर निकालता था ब्रेक, ये फंक्शन से बाहर निकाल देता है। तो इसका एक काम तो ये हो गया कि ये फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। ब्रेक लूप को टर्मिनेट करता था, ये फंक्शन को टर्मिनेट कर देता है। ये इसका एक काम है। दूसरा काम भी है इसका जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लें पहले, दूसरा काम बताता हूँ। मैप का नहीं, रिटर्न का बता रहा हूँ मैं भी, ये कि रिटर्न क्या काम करता है। हमने गलती की हम पहले फंक्शन पढ़ लेते तो वो सही था, लेकिन कोई मसला नहीं है। जी मैप भी फंक्शन है, एरे के फॉर्म बाद फंक्शन है, उसके बाद डॉम, फिर आपके प्रोजेक्ट्स शुरू हो जाएंगे। नहीं कोई मिक्सअप नहीं है, सही है। लिख लिया सबने? रिटर्न के दो काम होते हैं। पहला काम तो ये कि ये फंक्शन जिस लाइन पे लगा हुआ है उस लाइन पे आके फंक्शन को टर्मिनेट कर देगा, यानी इसके बाद आप जो भी कोड लिखोगे ना वो चलेगा ही नहीं कभी भी। सही है। और आपको दिख भी रहा होगा इसने यहाँ पे हल्का सा लाइट कर दिया इसको, इसका मतलब ये आपका यहाँ पे कभी आएगा ही नहीं इसके ऊपर। एक काम तो ये हो गया। दूसरा काम, जो भी चीज़ आप रिटर्न करवा रहे हैं, जैसे मैं यहाँ रिटर्न करवा रहा हूँ ये, यानी कि जो चीज़ पहले मुझे कंसोल हो रही थी, आपने यहाँ देखा था ना कैसे आपको ये चीज़ कंसोल में मिल रही थी पहले, अब इसका वाला मुझे कहाँ मिलेगी, रिटर्न में मिल जाएगी मुझे अभी चीज़। और रिटर्न हमेशा एक चीज़ होती है, रिटर्न एक वक्त में एक चीज़ होती है। तो अभी हम इसको एलिमेंट कर देते हैं, इंडेक्स में भी हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, अब रिटर्न बेसिकली अभी रिटर्न करवा रहा है एलिमेंट्स, मतलब पहले एलिमेंट कंसोल हो रहा था, अब एलिमेंट रिटर्न हो रहा है। अब सवाल ये कि रिटर्न होके आएगा कहाँ ये, कंसोल देखते हैं कंसोल में आ रहा है क्या। कंसोल तो नहीं आ रहा क्योंकि मैंने करवाया तो कहाँ से आया कंसोल। तो रिटर्न भी कहीं ना कहीं तो लेके जाता होगा ना। रिटर्न क्या करता है, आपका जो फंक्शन है उसके बाहर थ्रो कर देता है। रिटर्न क्या करता है, जिस चीज़ को मैं रिटर्न करवाना चाह रहा हूँ वो आपके फंक्शन के उस चीज़ को उठा के फंक्शन के बाहर थ्रो कर देगा। यानी अगर मैं इस एलिमेंट को रिटर्न करवा रहा हूँ तो ये फंक्शन के बाहर थ्रो करेगा। इसका मतलब फंक्शन में मैप फंक्शन है मेरा, एक तो फंक्शन है ये वाला और एक उसके बाहर दूसरा फंक्शन है ये वाला। इस फंक्शन के बाहर लाके मुझे थ्रो कर देगा, इसका मतलब यहाँ से बाहर निकाल देगा। अब अगर मुझे उसको चेक करना है कि उसमें क्या उसने क्या थ्रो करा है, तो क्या तरीका चेक करने का, सर इसके बाहर ही लॉक कराना है। कैसे कैसे? लॉक कराना है एलिमेंट, अगर मैं यहाँ कराऊंगा कंसोल डॉट लॉक एलिमेंट तो ये मुझे ये वाला एलिमेंट मिलेगा क्या? भाई आपने एलिमेंट एक तरह से यहाँ पे स्कोप आ गया ना, यहाँ पे पढ़ा था ना ब्लॉक स्कोप ग्लोबल स्कोप, तो ब्लॉक स्कोप है तो बाहर ही नहीं निकल पाएगा। बाहर फेंक देगा एलिमेंट को उठा के। हाँ ग्लोबल स्कोप हो गया, लॉक में कैच कर ले। देखें मैंने आप हैं कंसोल लॉग स्टूडेंट होगा। स्टूडेंट नहीं, स्टूडेंट में तो आपको आ जाएगा। देखें बात समझें क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। मैं आपसे कह रहा हूँ
कि ये इस एलिमेंट को रिटर्न करवा रहा हूँ मैं, और रिटर्न क्या करता है, जिस चीज़ को आप रिटर्न करवा रहे हैं ये उसको उठा के फंक्शन से बाहर फेंक देगा। अब जब फंक्शन से बाहर फेंक दिया उसने, अगर मुझे उसको चेक करना है कि वो क्या है, तो मुझे उसको पहले कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा ना अपने पास, या नहीं करवाना पड़ेगा? भाई मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पे आके मुझे मेरा जो है एलिमेंट मिल रहा है, तो अगर मुझे चेक करने के एलिमेंट क्या मिल रहा है तो मैं उसको पहले स्टोर करवाऊंगा ना किसी वेरिएबल के अंदर, ताकि मैं चेक कर सकूँ कंसोल करवा के उस वेरिएबल को कि भाई इसमें क्या पड़ा हुआ है। कर सकते थे, अब एलिमेंट को एक्सेस कर नहीं पा रहे क्योंकि भाई स्कोप का मसला आ गया। तो हम क्या करते हैं, जब भी आप रिटर्न किसी भी चीज़ से रिटर्न लगा दिया आपने, ये थोड़े बहुत फंक्शन के कॉन्सेप्ट है, अभी आप इसको मैं बता रहा हूँ, आप उतना समझ लें, फंक्शन में जब जाएंगे तो और डिटेल में समझ में आ जाएगा। जब भी हमने किसी भी चीज़ का रिटर्न लगा दिया ना, इसका मतलब ये कि अब ये मुझे रिसीव कहाँ होगा, फंक्शन से बाहर, और वो ऐसे रिसीव नहीं हो जाएगा, मुझे उसको कहीं ना कहीं स्टोर करवाना पड़ेगा वेरिएबल के अंदर, और उस वेरिएबल के अंदर मुझे वो रिसीव होगा। यानी अगर मुझे इसको रिसीव करना है तो मैं यहाँ पे कोई बनाता हूँ वेरिएबल, जैसे मैं बनाता हूँ फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लेट रिस्पॉन्स कर देते हैं इसको इस तरीके से। अब थोड़ा समझ में आ रहा है कोड क्या है, हो क्या रहा है, ज़रा आप सुने। स्टूडेंट्स की एरे, उस पर लग रहा है मैप क्या करता है भाई, एक कॉलबैक फंक्शन लेता है, वो पास किया मैंने और बिल्कुल फॉर ईच की तरह काम कर रहा होता है, और ये रिटर्न करता है। आप मैंने यहाँ पे लिखा भी कंसोल नहीं करवाना, इस एलिमेंट को रिटर्न करवा दो। रिटर्न क्या करता है, फंक्शन से बाहर थ्रो कर देता है। अब जब फंक्शन से बाहर थ्रो किया है तो कोई रिसीव करने वाले भी तो होना चाहिए ना, जो उसको रिसीव करे। तो रिसीव करने के लिए मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बना दिया यहाँ पे जिसके अंदर रिसीव मुझे हो जाएगा रिस्पॉन्स। अब ज़रा मैं रिस्पॉन्स को कंसोल करता हूँ। क्या है आपके पास, इसने किया क्या, बेसिकली आपको वो सारी चीज़ें एक न्यू एरे में कन्वर्ट करके दे दी हैं। क्या किया इसने, एक न्यू एरे बना के दिया आपको। मैंने फॉर ईच के टाइम पे एक बात करा था आपसे कि जितनी भी चीज़ें भी हम कर रहे हैं ये सारी ओरिजिनल एरे में काम हो रहा है, यानी हमारा जो ओल्ड एरे है ना, जो ओरिजिनल एरे है वही उसमें सारा काम हो रहा है। मैप, सबसे ज़्यादा फायदा मैप का, ये मैप इतना ज़्यादा यूज इसलिए होता है कि मैप क्या करता है, आपको जो भी काम आप करोगे एक न्यू एरे बना के देता है, आपको एक न्यू एरे रिटर्न करता है। हमने कंसोल करवाया था ना चीज़ को, अब हम रिटर्न करवा रहे हैं, तो रिटर्न के टाइम पे मुझे एक एरे मिली है यहाँ पे। सर रिटर्न का फीचर बहुत अच्छा सवाल किया भाई, तो रिटर्न का फीचर हुआ। इसका मतलब तो ये कि अगर मैं फॉर ईच को रिटर्न करवाऊँ तो वो भी ये काम करना चाहिए, क्योंकि अगर ये रिटर्न का फीचर है। ऐसी है ना भाई, बहुत अच्छा सवाल किया आपने, चेक कर लेते भाई। मैं कह रहा हूँ भाई जो एलिमेंट है ना, इससे ज़रा रिटर्न कर दो, क्योंकि रिटर्न का फीचर है ये, और कहीं ना कहीं रिटर्न करवा रहा हूँ तो कहीं ना कहीं स्टोर भी करवाना पड़ेगा। मैं ANS के लेता हूँ वेरिएबल और मैं कंसोल कर देता हूँ इस ANS को। ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक बात? चेक करते हैं क्या आ रहा है यहाँ पे, अनडिफाइंड। फॉर ईच कुछ रिटर्न नहीं करता, ये सिर्फ कंसोल करता है। सही है, ये मैप का फीचर है कि मैप क्या करता है बेसिकली, एक आपको जब भी आप कुछ मैप पे करवाते हैं रिटर्न, तो ये आपको एक न्यू एरे बना के देता है। अब ये बहुत बड़ा फ़ायदा है, दो फायदे हैं। पहला तो ये कि जब न्यू एरे बना के दे रहा है तो मेरी जो ओल्ड एरे है वो भी सेव है मेरे पास, अब जो भी मैं काम करूँगा नई एरे में करूँगा। अब भाई क्या आप इस बात का प्रूफ है, जरा सुने। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट है ना मेरे पास, जो भी एलिमेंट आ रहा है उसके अंदर क्या करो, +2 कर दो। एलिमेंट जो है बेसिकली स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग के साथ +2 करवाऊंगा तो वो कॉन्केटिनेट हो जाएगा। जरा ये चेक करें, आप मैं कह रहा हूँ कि न्यू एरे बना के दे रहा है और ओल्ड एरे सेव है, इस बात का मतलब क्या है, जरा यहाँ गौर से देखें स्क्रीन पे। मैं कह रहा हूँ कि जो भी एलिमेंट आपके पास आ रहा है ना उसके अंदर +2 करके मुझे बताओ क्या है। अब क्योंकि एलिमेंट स्ट्रिंग है, +2 करूँगा तो कॉन्केटिनेट हो जाएगा, तो मुझे फाइनल आउटपुट क्या मिलेगा, हर एलिमेंट के साथ +2 जुड़ा हुआ मिलेगा। ऐसी है 2 2 2 आ गया हर एक में, आया नहीं आया? तो इस कोड में कोई मसला कि कोड क्या कर रहा है ये। अब ये मुझे एक न्यू एरे बना के दी है इसने, मेरी जो पुरानी वाली एरे है ना उसको ख़राब नहीं किया। क्या प्रूफ है भाई ख़राब नहीं किया उसको? मैं इसके फ़ौरन बाद उस एरे को कंसोल करवा लेता हूँ जैसे पहले करवा रहे थे हम। ठीक है, अभी आपको पता लग जाएगा कि मेरी पुराने एरे डिस्टर्ब हुई है या न्यू एरे में काम हुआ। सही है, स्टूडेंट की एरे एग्जैक्टली वैसी ही रखी हुई है, और रिस्पॉन्स की जो एरे है जो काम हो रहा है उसके अंदर हो रहा है। ये देखें आप, सर इसमें से रिटर्न हटा दें तब भी सेम आउटपुट होगा। रिटर्न लगाओगे तो एरे रिटर्न करेगा ना। अदरवाइज देखिए कंसोल
का मतलब तो है कि जो एलिमेंट में आ रहा है वो बता दो। हम रिटर्न का मतलब क्या है कि मैं देखिए अगर मैं कंसोल करूंगा ना, कंसोल का ताल्लुक सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर तक रहेगा, बस मैं उसको बाहर एक्सेस नहीं कर सकता क्योंकि स्कोप का मसला आ जाएगा। रिटर्न का फायदा ही होता है कि आप किसी भी चीज़ को उसके स्कोप से बाहर एक्सेस कर सकते हो। सही है। तो अब ये जब भी रिटर्न करवा रहे होते हैं तो एक न्यू एरे बना के देते हैं। इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो आपको दिखा दिया मैंने कि यहाँ पे मेरी पुरानी एरे सेव है, उसको मैंने ख़राब नहीं किया, जो भी चेंज करवाया नई एरे में काम हो रहा है मेरा। दूसरा फायदा है कि आपको एक न्यू एरे में रिटर्न कर रहा है। इसका मतलब जो न्यू एरे आपको रिटर्न कर रहा है इस पर एरे के सारे ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं। ये बहुत बड़ा फायदा है मेरे लिए। जो आउटपुट आ रहा है उसके ऊपर मैं एरे के सारे मेथड लगा सकता हूँ। सर लेकिन मैं ऐसा क्यों करना चाहूँगा? अगर मेरे पास पुराना एक एरे बना हुआ है जो मेरे यूजर फॉर एग्जांपल बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं मेरे पास, अब मैं अगर इसमें कोई छेड़छाड़ करता हूँ तो मैं ऑब्वियसली चाहूंगा कि वो भी छेड़े। आप इसकी सबसे आसान तरीका ये है कि आप जब भी कोई काम करने जाते हो ना, आपको पता है यार ये काम मुझसे गलत हो सकता है, आप चलो उसका एक बैकअप निकालते हो। उसको आप बैकअप निकालते हो पहले कि अगर उसमें कोई तबाही मचा भी दी मैंने तो ये मेरा एक बैकअप रहे। ये करते हो नहीं करते? एक्सेल की फाइल में नॉर्मली हम भी जब नॉर्मली काम करते हैं हम भी करते हैं भाई, जो भी हम पता है ना कि यार ये थोड़ा खतरनाक चीज़ है तो हम एक पहले बैकअप लेते हैं कि अगर ये तबाह भी हो जाए तो हम इसको लाइव ले जाएं या इसको हम ये लगा दें कि भाई हमारा मेन, हम हमेशा हमारी कोशिश ये होती है कि हम सेफ साइड खेलें। वही एग्जाम्पल यहाँ पे भी है। फॉर ईच क्या कर रहा है, वो सेफ साइड नहीं खेल रहा, ओरिजिनल एरे में काम हो रहा है। मैप का रिएक्ट में आप देखिएगा हमेशा मैप यूज़ करते हैं लोग, उसकी वजह यही है कि आपकी ओल्ड एरे सेव होती है वहाँ पे। जो भी आपने काम करना है, जो एक्सपेरिमेंट करना है, आपने न्यू एरे में करना है। तो ये फ़ायदा है, बहुत बड़ा फ़ायदा है मैप का। ये बात समझ में आ रही है? कोई सवाल? आगे करना है काम, पढ़ना है ना अभी आगे, जिंदा है ना सब? क्या हुआ? तो ग्लूकोज की बोतल लेके आया करो साथ अपने एक। ठीक है भाई, ये हो गया मैप। सर असाइनमेंट भी तो देखना था। असाइनमेंट सबमिट कर दो ना, बता तो दे, क्लासरूम बना दिया मैंने, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। सर वो मामला कैसे है, कर तो लिया तो नहीं है, उसको सही से यूज समझ नहीं आ रहा, इसलिए आप लोग आप एक दफा उसको अच्छे से समझा दें। देखें, आप जो टास्क दिया है ना उसको अपने पास रन करके देखें, जो भी आपने कोड लिखा है कि वो जो डिजायर्ड आपसे सवाल में आउटपुट बोला जा रहा है वो आउटपुट आ रहा है नहीं आ रहा, आ रहा है आउटपुट वो, तो बस मतलब सही है। नहीं मतलब ठीक है, लेकिन वो तो किस तरीके से वो बहुत सारे तरीके तो इस्तेमाल करके हमने बना लिया है। आउटपुट सही आ रहा है ना, अगर वो तो सही मैं देख लूंगा, लेकिन अगर आउटपुट सही आ रहा है इसका मतलब कोड सही है। कोड सही है लेकिन वो कैसे, क्योंकि देखें एक काम करने के ना 10 तरीके होते हैं। आपने बोला वो क्वेश्चन असाइनमेंट 2 का क्वेश्चन नंबर 4 लूप से होगा, मैंने फाइल से किया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन वो नहीं था रेंज वाला, मैंने फाइल से किया। वो इफेक्ट्स का है, आंसर अगर सही आ रहा है तो कर सकते हो। सही है। वही बताना चाह रहा हूँ, एक काम को करने के 10 तरीके होते हैं। जरूरी नहीं कि जिस दिमाग से मैं सोच रहा हूँ आप भी उसी जहन से सोच रहे हो सकता है आपकी थिंकिंग डिफरेंट हो, लेकिन दोनों एक ही पॉइंट पे मीट कर रहे हो आके, तो कोई मसला नहीं है इस चीज़ में। सही है। असाइनमेंट जो व्यू करने की बात है ना, वो मैं व्यू वहाँ करूँगा, क्लासरूम पे व्यू करूँगा, तो फिर मैं इस पर जो भी फीडबैक होगा वो फिर आपको क्लास में आके दे दूंगा। वहाँ आप जो भी असाइनमेंट है वहाँ पोस्ट करें। कोई ऐसा स्टूडेंट को असाइनमेंट में कोई सवाल समझ में ना आ रहा हो, आप लोगों में जितने भी असाइनमेंट अभी तक दे चुका हूँ उसके अंदर, अच्छा दो क्वेश्चन ऐसे थे, आई थिंक 3 में थे या 4 में थे, कि जो एरे से रिलेटेड था, जिनमें एरे का इन्वॉल्वमेंट था। जैसे कि एक था कि आपने मैंने मल्टी डायमेंशनल एरे बनाया हुआ था, उस पर लूप लगाना था आपने, तो वो एरे से रिलेटेड सवाल था। ठीक है, उसको अगर जिसने नहीं भी किया वो तो वो ठीक है, क्योंकि अभी आपने एरे पढ़ा नहीं है, लेकिन आज आपने पढ़ लिया एरे, और मल्टी डायमेंशनल भी आप पढ़ लेंगे, अभी नहीं तो नेक्स्ट क्लास में पढ़ लेंगे। और एक और सवाल था कोई एरे का, 2 सवाल थे। दूसरा वो था असाइनमेंट 3 में एक एरे बनाना था 1 से लेकर 10 तक और उनकी वो सब निकालना था। सब निकालना था। तो ये वाले 2 सवाल हैं एरे से रिलेटेड, उनको अगर आपने स्किप कर भी दिया तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो अभी आपने पढ़े भी नहीं है सही तरह से। लेकिन बाकी सारे सवाल जो दिए थे उनमें किसी को ऐसा सवाल जो समझ में ना आ रहा हो, किसी को कोई एक क्वेश्चन अगर ऐसा है तो मुझसे पूछ लें, अभी समझा दूंगा मैं आपको, अगर ना समझ में आ रहा हो किसी को कोई सवाल तो। सबको सब कुछ क्लियर है? सर वो फर्स्ट वाले का सी वाला सवाल क्या था, सवाल क्या था? डिक्रीमेंट लगा दो, सिर्फ डिक्रीमेंट करना था 18 में से 2 को। तो उसमें क्या मुश्किल है भाई? उसमें कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन डिक्रीमेंट तो एक ही दफा हटाता ना, मतलब डिक्रीमेंट का जो मेथड है वो एक ही दफा एक माइनस करता है, उसको दूसरी दफा चला दो, दोबारा चला दो उस पर। सही है। और कोई सवाल किसी का? सही क्या अच्छा देखिए, असाइनमेंट जब भी मैं पोस्ट करूँ ना
तो कोशिश ये किया करें कि असाइनमेंट को ना उसी वक्त हाथ के हाथ, भले उस वक्त करें ना बैठ के आप, लेकिन व्यू कर लें उस वक्त, एटलीस्ट सवाल समझ लें। उसका फ़ायदा क्या है, जब नेक्स्ट क्लास में आएंगे अगर आपको सवाल समझ में नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप मुझे सवाल समझ लेंगे क्या है। भले आप बाद में करें उसको जब आपके फिजिबिलिटी हो, लेकिन एटलीस्ट उसको एक दफ़ा व्यू करके सवाल समझ लो। कोई सवाल अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि यार ये मुझे समझ नहीं आ रहा है, इसमें पूछा क्या जा रहा है, तो वो क्लास में आके मुझे बता दें, मैं सवाल एटलीस्ट समझा दूंगा आपको। सवाल समझ लेंगे ना, कर तो बाद में लेंगे अपने हिसाब से जब भी आपने करना होगा, लेकिन सवाल समझ लें। अब अगर होगा ये कि आपने खोल के देखा ही नहीं, खोल के देखने की तौफीक नहीं हुई आपको, जब आप करने बैठे हैं बाद में जब फ्री हो गए उस वक्त आप जब लेके बैठे हो, अगर उस वक्त सवाल समझ में नहीं आ रहा होगा तो वो फिर एक नुकसान हो जाएगा ना आपका। एटलीस्ट सवाल खोल के असाइनमेंट को सवाल एक दफ़ा पढ़ लिया करें, 5-10 मिनट लगते हैं सवाल पढ़ने में, करें अपने हिसाब से बाद में। लेकिन उसमें फ़ायदा ही होता है, अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछ लेंगे बाद में क्या है। ठीक है भाई, खैर आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो हमें पढ़ना है मेथड, उसका नाम है भाई फ़िल्टर। ये भी ES 6 के अंदर इंट्रोड्यूस हुआ था, नया मेथड आया था ES 6 के अंदर। ये भी आपको रिएक्ट में बहुत जगह देखने को मिलेगा। रिएक्ट में हम हर चीज़ नॉर्मली वो यूज़ करो तो कि ES 6 में आई है, नहीं भाई ये ES 6 में आया था, फिल्टर भी है 6 में। ये भी ES 6 में आया आपका। ठीक है, अब फिल्टर, इसके नाम से ही जाहिर है कि क्या कर रहा होगा। फिल्टर क्या मतलब, फिल्टर से क्या समझ में आ रहा है, क्या फिल्ट्रेशन, पानी साफ करेगा, क्या समझ में आ रहा है नाम पढ़ के, डेटा फिल्टर करेगा, यानी कोई किसी, अच्छा डेटा फिल्टर करेगा, एक जवाब आया डेटा फिल्टर करेगा। डेटा फिल्टर हम जब करते हैं, किसी स्पेसिफिक कोई कंडीशन होती है हमारे पास जिसके हिसाब से फिल्टर करना होता है हमें। फॉर एग्जांपल भाई मेरे पास ये 10 स्टूडेंट्स का नाम है, मुझे इनको फिल्टर करना है वो नाम जो ए से स्टार्ट हो रहे हैं। एक कंडीशन आ गई मेरे पास, कंडीशन क्या है, उन डेटा को फिल्टर करना है, उन लोगों का नाम मुझे रिकॉर्ड चाहिए जिनका फर्स्ट लेटर ए है, ये कंडीशन आ गई। फॉर एग्जांपल भाई एक स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड है, उसमें सबकी एज लिखी हुई है, मैं आपसे कह रहा हूँ मुझे इन तमाम 50 स्टूडेंट, इन 50 में से मुझे वो 10 स्टूडेंट दो जिनकी एज 25 से अबव है। एक कंडीशन आ गई मेरे पास। यानी बताने का मकसद ये है कि फ़िल्टर आप जब भी किसी चीज़ को करते हैं तो कोई कंडीशन होती है सामने, बिना कंडीशन के कोई चीज़ फिल्टर नहीं करते आप। यहाँ भी कोई केस है, ये भी आपको कोई डेटा फिल्टर करके ला के देगा और हम इसको कोई ना कोई कंडीशन देता है, क्या देता है इसको हम कोई कंडीशन, उसके हिसाब से मैं ला के देता है। फॉर एग्जाम्पल मैं एक न्यू एरे बनाता हूँ, यहाँ पे मैंने यहाँ बनाया लेट, इसको मैं नम्स, सिंपल नम्स नाम दे देता हूँ। एक न्यू एरे जिसके अंदर कुछ हमारे पास वैल्यूज़ रखी हुई हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60 और 70। ठीक है, ये मेरे पास एक एरे है। मैं कोशिश करता हूँ एग्जाम्पल्स आपको सिंपल दूँ ताकि चीज़ समझ में आ जाए। जब एक दफ़ा बात समझ में आ जाएगी ना तो फिर उसको मुश्किल पे इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल में कोशिश करता हूँ कि बहुत सिंपल रख के चीज़ों को दूँ ताकि आप एटलीस्ट फंक्शन का जो बिहेवियर है वो समझ लें कि ये काम किस तरह करता है। ठीक है जी, तो पता लगा उसको भाई। अब अप्लाई कैसे होता है ये मैंने, अच्छा मुझे एक कंडीशन देनी है, मैंने यहाँ पे लिखना है, कैसे लिखूंगा, फिल्टर। अच्छा एक और चीज़ याद रखिएगा, ES 6 के जितने भी मेथड हम पढ़ लें ना नॉर्मली, वो सब के सब अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेता है। जैसे मैप हमने पढ़ा, कॉलबैक फंक्शन लेता है। अभी मैप फिल्टर पढ़ लें, ये भी अपने अंदर एक कॉलबैक फंक्शन लेगा। आगे पढ़ेंगे रिड्यूस वगैरह, वो भी यही काम करेगा। फॉर इच ES 6 का नहीं है, ES 6 की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, वो भी कॉलबैक फंक्शन लेता है, लेकिन ES जी ES 6 में आया था, लेकिन बाय नेम ES 6 में नहीं आया था, ES 5 के ही थे। ES 6 में इसका रिप्लेसमेंट आया था कॉलबैक का, नहीं मतलब पढ़ेंगे कॉलबैक जब बताऊंगा। ठीक है, फिल्टर आ गया आपके पास। फिल्टर भी अपने अंदर क्या करता है, कॉलबैक फंक्शन लेता है। तो कैसे पास करते हैं कॉलबैक फंक्शन, वो भी एनोनिमस फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे हम। और कॉलबैक फंक्शन हमेशा एनोनिमस ही होता है नॉर्मली, कोई नाम नहीं होता इस फंक्शन का। अब ये कोई कंडीशन के तहत डेटा मुझे फिल्टर करके ला के देगा। अब इसके यहाँ मैं अगर लिखूँ एलिमेंट, तो मुझे यहाँ एलिमेंट में क्या मिल रहा होगा भाई, ये सब मिल रहे होंगे 10, 20, 30, 40, 50। अब मुझे कंडीशन क्या है, मेरी कंडीशन ये है कि मुझे वो नंबर चाहिए जो ग्रेटर देन 40 हो। मुझे वो सारा इस एरे में से मुझे वो डेटा ला के दो जो कि ग्रेटर देन 40 है, मुझे वो चीज़ें चाहिए।
तो इसका मतलब ग्रेटर देन 40 का मतलब 50 60 70 आएगा। अब उसको लिखेंगे कैसे, लिखेंगे इस तरीके से, मैंने लिखा कंसोल करवा दो भाई, इस एलिमेंट के अंदर मुझे नंबर मिल रहे हैं, जरा देखिएगा मैं कंडीशन कैसे बना रहा हूँ। मैंने कहा कि भाई इस एलिमेंट में नंबर मिल रहे हैं, मुझे एलिमेंट नहीं चाहिए सारे, मुझे क्या चाहिए, वो एलिमेंट जो कि ग्रेटर देन 40 है। कंडीशन समझने कैसे बनाई मैंने कहा कि मुझे सारे एलिमेंट नहीं चाहिए, वो चाहिए जो ग्रेटर देन 40 है। चेक करते हैं भाई, ओके सही है। फिल्टर हमें यहाँ पे जो डेटा है ना कंसोल नहीं करवाते, हम क्या करवाते हैं, रिटर्न करवाते हैं। यहाँ पे डेटा जैसे मैप में रिटर्न करवा रहे थे, मैप में भी नॉर्मली कंसोल नहीं होता, वो मैंने आपको करवा के दिखा दिया कंसोल, यहाँ पे रिटर्न ही होता है। और इसी तरीके से फिल्टर के अंदर भी क्या होता है, रिटर्न ही होता है डेटा। तो हम यहाँ पे कंसोल नहीं लगाएंगे, हम यहाँ पे लगाएंगे रिटर्न। जब रिटर्न हो रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं बाहर रिसीव करना पड़ेगा इसको मुझे, तो मैं यहाँ लिखूंगा लेट रिस्पॉन्स, नहीं हम रिटर्न ही करवाते हैं इसको, और रिस्पॉन्स। ये भी आपको एक न्यू एरे बना के देता है मैप की तरह, सही है। पहले ट्रू फॉल्स क्या आ गया था? ट्रू फॉल्स ये आया था, वो बता रहा था कि कितनी दफ़ा बेसिकली फिल्टर हो गया, मैप हो गया, सब एरे पे लूप कर रहे हैं। मैप में कैसे करोगे, कंडीशन लगा सकते हैं, कैसे करोगे बताओ मुझे, करके दिखाना, करके देखना अपने पास घर में हो रही है। जो हमने कंडीशन यहाँ पे लगाई है मैप में लगा देते हैं, अगर तब भी तो रिटर्न आई थिंक हो जाएगी मैप में भी, लेकिन मैप इस चीज़ के लिए बना नहीं है। बात वही है कि मैं चाहूँ तो एरे का कोई मेथड भी यूज़ ना करूँ, मैं जब भी सारी वैल्यूज ले सकता हूँ, एक्सेस कर सकता हूँ इंडेक्स नंबर से। ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं सिनेरियो टू सिनेरियो। फिल्टर जो है ना ये बना ही इस काम के लिए, आप इसको यूज़ ही जब करोगे जब आपने कोई कंडीशन फैच करनी होगी, आप उस चीज़ में मैप यूज़ नहीं करोगे। जब भी आपने किसी चीज़ के ऊपर लूप चलाना है तो आप मैप यूज़ करोगे, आप वहाँ कभी भी वहाँ फिल्टर यूज़ नहीं करोगे, आप हमेशा मैप यूज़ करोगे। ठीक है, जो चीज़ इस काम के लिए बनी उसको उसी काम, मैं इसको मैप की तरह भी चलाता हूँ, पता है। मैं अगर यहाँ सिंपल लिख दूँ ना रिटर्न करवा दो मुझे एलिमेंट, ये मैप की तरह वर्क करेगा, हो जाएगा, बता तो रहा हूँ, हो जाएगा, लेकिन ये इस काम के लिए बना नहीं है। इसका मकसद ये है कि कंडीशन, आपको कंडीशन के तहत डेटा ला के देता है। फिल्टर समझ में आ गया। 841 हो रहा है, एक आध मेथड और पढ़ते हैं उसके बाद ऑफ कर लेते हैं। अब छोटे छोटे मेथड है भाई। सबसे पहले कॉन्कैट। कॉन्कैट क्या होता है, अगर आपने दो एरे को ज्वाइन करना है तो आप कॉन्कैट करेंगे। अब आपके दिमाग में एक चीज़ आ रही होगी, भाई दो एरे को ज्वाइन करना है मतलब दोनों मिला के, तो प्लस भी लगा सकता हूँ मैं, तो आ रही है ना भाई कंडीशन, लगा के देखते हैं भाई प्लस से काम अगर बन रहा हमारा तो फिर हम क्यों बिला वजह एक और मेथड पढ़ें। मैं भाई कह रहे हैं नम्स की, ठीक है, मैं एक और बनाता हूँ, इसको हम ऐसे रखते हैं 50 तक कर देते हैं, और इसको यहाँ से 60 70 80 90 और 100 मेरे पास दो है। अच्छा, जिसका नाम है इसको num1 कर देते हैं और इसको nums2 कर देते हैं। कॉन्कैट ये आपको ना डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है, इसको पढ़ लेगा, आप ही के लिए लिखी हुई है कि क्या कौन सा मेथड क्या काम करता है, ठीक है। कॉन्कैट बेसिकली आपके करते हैं आपकी जो दो मल्टीपल एरे, जो एक से ज़्यादा एरे उनको कंबाइन करने में काम में आता है। अब इसका मतलब अगर एक एरे तो वो तो कॉन्कैट नहीं हो सकती ना भाई, एक से ज़्यादा होंगे तो कॉन्कैट होंगी। मेरे पास दो एरे, मैं कह रहा हूँ भाई nums1 और num2 को कर दो, तो इसका मतलब जो मुझे दिख रहा है भाई वो ये होगा कि एक नई एरे बन के आएगी, उसके अंदर दोनों एरे के एलिमेंट्स मर्ज हो जाएंगे। ऐसे हो सकता है ना भाई। चलो एक सेकंड, मैं अगर यूं करूं इसको, लेट न्यू एरे इज इक्वल्स टू, मैं इस कंडीशन को उठाता हूं, मैं इसको यहाँ रखता हूं और मैं इसे कंसोल करवा दूंगा, तब भी वही होगा। आउटपुट देखें जरा क्या आ रहा है, सब मिला के देख दिया इसने, कॉन्कैटिनेशन कर दी। क्योंकि जो मैंने कहा था अगर आप प्लस लगा रहे हैं किसी भी चीज़ के साथ तो वो कॉन्कैटिनेट करेगा, एक्सेप्ट नंबर्स या जो आपके नंबर डेटा टाइप होते हैं। इसने पूरी स्ट्रिंग बना दी इसको, एरे, अब ये एरे नहीं रहा, ये क्या हो गया है, स्ट्रिंग हो गया है। तो इसका मतलब प्लस से हमारा काम नहीं होगा। इसके लिए हमें एक मेथड दिया गया भाई कॉन्कैट।
आपने किस एरे को किसके अंदर कॉन्कैटिनेशन करना है या किस एरे को किसके अंदर ज्वाइन करना है आपने, आप बताएं, आप उसको यहाँ पे डिफाइन कर देना किस तरीके से। भाई मैं यहाँ आता हूँ, कॉन्कैट हमारा नेक्स्ट मेथड है। मैं कह रहा हूँ कि भाई num1 जो है, अच्छा अब दो हैं, या तो मैं num1 के अंदर num2 को इंसर्ट कर दूं या मैं num2 के अंदर num1 को इंसर्ट कर दूं, दोनों काम हो सकते हैं ना भाई। सेम कैसे होगा, अगर मैं num1 के अंदर num2 को इंसर्ट करूंगा तो मेरा आउटपुट आएगा 10, 20, 30, 40, 50 और फिर यहाँ से नंबर होंगे। अगर मैं num1 को इंसर्ट करूंगा तो 60, 70 से स्टार्ट होगा आउटपुट मेरा। ये तो भाई बहुत कॉमन सी बात है ना, ऐसी है ना भाई। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ num1 के अंदर num2 को इंसर्ट करो, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा num1 डॉट कॉनकैट कि भाई num1 के अंदर कॉनकैट करो, किसको करो भाई, num2 को। इसका आंसर एक न्यू एरे वेरिएबल में आएगा और उसको कंसोल करवा दिया, हो गया एरे पूरा एक कॉनकैट। ये आपका कॉन्कैटिनेशन, इस जो कॉन्कैट फंक्शन है या मेथड है वो इसलिए काम में आता है कि मल्टीपल एरेज को आप ज्वाइन एक एरे के अंदर कन्वर्ट कर सकते हो। क्लियर है, 3 हो या 3000 हो, जितनी भी हो उसको भी ऐसे ही लगाओगे। सही है, सर ये तो ठीक है, उस तरीके से भी करा, ये भी है, फायदेमंद तो है, लेकिन इसको मेरे ख्याल में उस तरीके से नहीं करना चाहिए था कि एक अलग से एरे बनाता जो आपने असाइनमेंट 3 में दिया, मेरे ख्याल में क्या मल्टी डायमेंशनल करके है। देखो इसको वैसे भी कर सकते ज़्यादा हो, बेटर होगा। वैसे भी कर लो, वो तो अलग चीज़ है, मल्टी डायमेंशनल एरे। इसको करने का एक और तरीका भी है, मैं क्या करूँ, मैं इस चक्कर में पढ़ूँ ही नहीं, मैं यूँ भी कर सकता हूँ, इसको न्यू एरे बनाऊँ एक इस तरीके से। मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इसके अंदर num1 और ऐसे भी कर सकता हूँ मैं, लेकिन अब पता है क्या है, num1 और num2 इटसेल्फ एक एरे है, तो ये दो एरेज कॉन्कैट होके एक तीसरी एरे बन गई है। भाई num1 और num2 एलिमेंट्स थोड़ी हैं, तो खोलेंगे ये देखो इसके अंदर दो एरे पड़ी हुई हैं आपके पास, क्योंकि num1 num2 दो एरे हैं। सही है, तो अगर इनको मिलाना है तो कॉन्कैट यूज करना पड़ेगा। इसका भी तरीका होता है, लेकिन वो मैं अभी बाद में बताऊंगा, वक्त टाइम टू टाइम चीज़ें सीखते रहेंगे जब आगे से आगे बढ़ते जाएंगे, और हमें वही यूज़ करना होगा बाद में। लेकिन अभी आपने इसको पढ़ना है कि भाई ये इस तरीके से एरे, आपकी 2-3 एरेस कंबाइन होती हैं। इतनी चीज़ें पढ़ लेना, ये आगे जाके और आसान हो जाएंगी और मुश्किल, ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, लेकिन अभी आपने इन चीज़ों को फोकस करना है। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये सारे ये 6 के चल रहे हैं। ES65 मिक्स ही चल रहा है, बस जो ES6 के 2 थे, बाकी सब तो पुराने ही हैं, इसके सारे कॉन्कैट वगैरह सब पुराने हैं। ES6 के जो हैं मैंने बता दिए, अभी तक 2 आए हैं बस, मैप और फिल्टर, बाकी सब पुराने मेथड हैं। एक और होता है भाई, पढ़ लें, एक और पढ़ लेते हैं। एक और होता है ज्वाइन। ज्वाइन क्या करता है, ये भी कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ जाती है, इसकी भी बहुत कम यूज़ होता है वैसे, लेकिन कभी कभी कोई ऐसा आपके पास ऐसा सिनेरियो आ जाता है, आप ऐसी जगह स्टक हो जाते हैं आके कि आपको वहाँ से ये मेथड निकालता है। ज्वाइन क्या करता है भाई, num1 है मेरे पास, ये 10 से लेकर 50 तक की एरे, मैं कहता हूँ num, मैं पहले यहाँ पे एक हेडिंग डाल देता हूँ ज्वाइन की। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे कि num1 डॉट ज्वाइन, नहीं जरा देखो आउटपुट क्या हो रहा है, ज्वाइन। बेसिकली एरे के अंदर सेपरेटर जो है ना, सेपरेटर क्या है इसके अंदर, आप सोचते एरे में सेपरेटर क्या है, ये इसके बॉडी कॉमा जो आ रहा है, कॉमा। भाई सेपरेटर का मतलब ये होता है जो सेपरेट करता है वैल्यूज को, ठीक है बीच में सेपरेटर कॉमा है यहाँ पे, ये आपके सेपरेटर के ऊपर काम करता है। मींस आप चाह रहे हो कि आपकी एरे को कॉमा से अलावा किसी और से सेपरेट करना चाह रहे हो, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बोलोगे भाई मैं चाह रहा हूँ मेरी एरे ना इससे सेपरेट हो, है इससे, ये कर दिया आपने, इसको कहीं न्यू एरे में स्टोर करा देता हूँ मैं। अभी मुझसे ये पूछना नहीं कि कहाँ यूज़ होता है ये, बस इसको याद समझ लो कि किस तरह काम करता है। ये यूज़ खुद ही हम देखेंगे जब प्रोजेक्ट करेंगे ना, इसका यूज़ आपको खुद दिखेगा कि ये किस लिए काम में आता है। न्यू एरे मैंने इसको स्टोर करा दिया, ज़रा आउटपुट पे फोकस करें, आउटपुट क्या आ रहा है। जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ से इसने कॉमा को हटा के सेपरेटर पे ये लगाई, और ये पूरी एक स्ट्रिंग बना के दे दी इसने। अभी एरे नहीं रही, स्ट्रिंग हो गई है। बस इसको अभी के लिए समझ लें कि काम कैसे कर रहा है, इसका रियल यूज़ क्या है,
कहाँ यूज़ करेंगे वो सिनेरियो हमारे पास जब प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारे पास सारे सिनेरियो खुद बन के सामने आएंगे। सर अगर इसको हम खाली कॉमा दे दें तब भी ये स्ट्रिंग में कन्वर्ट हाँ बिल्कुल ऐसी है, कॉमा कर दिया मैंने, भले कॉमा ही लेकिन एक स्ट्रिंग बना देगा अब उसको। ये अगर कुछ भी ना दूं भाई तो क्या होगा, तब भी सारे कन्वर्ट करने पड़ेंगे बिना विदाउट स्पेस किसने ऐसे कर दिया। सही है, ये आपको पता होना चाहिए। कुछ सिनेरियो आपको ना डेवलपमेंट करते हुए ऐसे आते हैं कि आप स्ट्रक हो जाते हैं या कोई ऐसा बग आ जाता है जिसको आप रिजॉल्व नहीं कर पा रहे होते, तो वहाँ से ना ये थोड़ी बहुत, इसको मैं यूँ कहूँ तो एक जुगाड़ कह लो इसको, कि इस तरह की चीज़ें आप लगाते हो आपने आपको बग को सॉल्व करने के लिए, तो ये वहाँ चीज़ें काम आती हैं। क्लियर है? आई थिंक इनफ है इतना आज के लिए। नहीं वैसे भी ख़त्म तो नहीं होगा ना पूरा। देखिए ख़त्म अगर तो आज ख़त्म हो रहा तो मैं सारा करवा देता, ख़त्म तो नहीं होगा, ये टॉपिक है बहुत बड़ा टॉपिक है यार, तो ये नेक्स्ट क्लास में जाएगा। आज के लिए इतना ही।